साथियों नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी लिखी उर्दू कहानी शरारत, जो 2009 में दिल्ली से प्रकाशित उर्दू की एक राष्ट्रीय पत्रिका महकता आंचल में प्रकाशित हुई थी। आइए कहानी आरंभ करते हैं। 21वां साल लगते ही तनुजा के रंग रूप में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। वो पहली बारिश के कुंभलाए हुए फूलों की तरह निखर उठी थी। उसके नायाब हुस्न और कयामत खेज शबाब ने उसे बहुत जानलेवा बना डाला था। कसा हुआ बदन, भरी भरी चिकनी बाहें, सुडौल गर्दन, भारी बल खाती कमर उसे अजंता और एलोरा की दिलफरेब तस्वीरों की कशिश में ढाल रहे थे। देखने वालों के लिए ईमान का दुश्मन बन गई थी वो। मालिक ने कोई कमी न रखी थी। माशाल्लाह, वो ज़हीन और काबिल शख्सियत जामींदार भी थी। बीए थर्ड ईयर में इस बार एडमिशन ले लिया था। दुनिया भर की लानतों और खुराफातों से दूर रहती थी वो। बस अपने काम से काम, न किसी से फालतू का वास्ता, न कोई अपना न कोई पराया। हाँ, उसकी एक बेहतरीन सहेली थी जिसका नाम फरहत नाज था, जो वो भी तनुजा की ही तरह बेहतरीन हुस्न और हशमत की मालकिन थी। दोनों हम ख्याल हम मिजाज थीं, इसलिए बचपन से दोनों की खूब निभ रही थी। दोनों की जोड़ी के किस्से कॉलेज कैंपस से लेकर मोहल्ले के आंगनों तक मशहूर थे। आज फरहत का बर्थडे था। फरहत से ज्यादा तो तनुजा बौखलाई हुई थी। सज धज कर अदाओ नाच से ऐसे मचल रही थी जैसे मेले में कोई नन्ही सी गुड़िया थिरक रही हो। ऐ फरहत, रुक रुक। तनुजा ने तुनकते हुए फरहत का हाथ थाम लिया। क्या है लाडो? ये कैसे कंगन पहन लिए तूने? बिल्कुल नहीं जचते। कम से कम आज तो गेटअप का मैचिंग ब्रेसलेट पहन लेती यार। फरहत मुस्कुरा उठी। इससे कि पहले वो तनुजा की गिरफ्त से अपना हाथ निकालती, तनुजा ने अपनी कलाई के कंगन उतार के उसके कलाई में डाल दिए। अरे ये क्या कर रही है तू? चुप कर, देखिए कंगन तुझ पे कितने फब रहे हैं। ओ गॉड, टच वुड। उफ, चश्मे बदूर। खिलखिलाकर उसने फरहत की खूबसूरत कलाई को चूम लिया, जिसमें उसके रंग बिरंगे प्यारे कंगन बलखा रहे थे। अच्छा चल पागल, हाल में चल, सारे गेस्ट आ रहे हैं, तुझे ये अरेंज करने हैं सब। फरहत ने प्यार से तनुजा का माथा चूम लिया और उसे खींचती हुई हाल की तरफ बढ़ गई। कितनी प्यारी सहेलियां थी दोनों। एक दूसरे के लिए कितना त्याग, कितनापन भरा हुआ था। देखने वाले बस दुआ करते थे कि इन दोनों के मासूम रिश्तों को किसी की बुरी नजर न लगे। बर्थडे का जश्न अपनी शबाब पे था। चारों तरफ शादी सा माहौल था। फरहत अपने अब्बू अम्मी की इकलौती संतान थी, सो उसकी खुशी के लिए वे रात दिन तरह तरह के शगुफे बनाते रहते थे। तनुजा को भी अपनी बेटी से कम नहीं समझते थे। अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखते हुए भी मोहब्बत का मजहब इतना शीरीं और मजबूत था कि दुनियावी कड़वी मजहबी रवायतें उनकी मोहब्बत के आगे बहुत बौने नजर आ रहे थे। लेकिन उसी बर्थडे पार्टी में एक दर्द आमेज हादसा हो गया, जिसने फरहत को सरापा हिला के रख दिया। वो पलक झपकती समझ न पाई कि ये अनचाहा खौफनाक रंज उसकी खुशगवार जिंदगी में बेआहट बेदस्तक कैसे दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर जमाने भर की उदासी खिंच आई। उसके होठों के तबस्सुम को जैसे जमाने की बुरी नजर लग गई थी। उसके अब्बू ने उसी पार्टी में उसकी शादी का ऐलान कर दिया था। उसे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसे बचपन से अच्छी तरह से जानती थी। वो उसके बड़े खालू का मंझला लड़का अनवर था। अनवर बहुत शरारती, जाहिल टाइप का, जिद्दी और रंगीन मिजाज का लड़का था।
फरहत उसे शुरू से ही नफरत करती थी, क्योंकि वो उसकी प्यारी सहेली तनुजा के पीछे भी बचपन से ही पड़ा था। कई बार वो सरेआम छिड़ भी चुका था। कई बार उसकी शरारतों को लेकर अच्छा खासा बवेला भी मचा था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ फरहत के अब्बू अम्मी उसे पसंद करने लगे थे। उनका नजरिया बदल चुका था। उनका मानना था कि वो सारी बचपन की नादानियां थीं जो अब जवानी में धीरे धीरे बदलाव की तरफ रुख कर चल रही हैं। मगर फरहत अपनी जहनियत नहीं बदल पाई थी। तनुजा भी उसके अब्बू अम्मी के इस फैसले से बहुत उदास थी। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी कि अब उसकी प्यारी फरहत तो उस बुझते हुए चिराग की तरह हो जाएगी जिसकी बाती के साथ तेल ने भी आग पकड़ ली हो। अब उस मासूम का क्या होगा? उसने भी अब्बू अम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उन दोनों को अश्क बहाने और मातम मनाने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। तनुजा इस अनजाने भयानक तूफान की तबाही का ख्याल करके रातों को चौंक उठती थी। बस ऐसा ही बुरा हाल फरहत का भी था। जमाने के कठोर फैसलों के आगे दोनों मासूमों की खुशियां जलती धूप में सूखते तालाब की तरह दरारें ले चुकी थी। एक बेजुबान औरत पुरुष प्रधान समाज की चोट को कैसे झेलती है, ये सब उन दोनों को अब महसूस होने लगा था। अभी तक तो वो किताबी बातों की तरह गैर संजीदा थी, मगर जिंदगी ने उन्हें जैसे सच्चाइयों के जमीन पे लाकर पटक दिया था। तनुजा फरहत से थोड़ा तेज तर्रार थी। उसने मन ही मन एक मजबूत फैसला ले लिया कि वो अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी सहेली फरहत की जिंदगी को किसी भी हाल में तबाह नहीं होने देगी। उसके लिए उसे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। उसने एक अजीबोगरीब योजना बना डाली, जबकि वो मासूम ये नहीं जानती थी कि उस भयानक खेल का वो खुद भी शिकार हो सकती थी। उसकी अपनी जिंदगी भी दरहम बरहम हो सकती थी। उसके ज़हन में बस एक ही जुनून सवार था कि वो कैसे भी फरहत की मासूम जिंदगी को दलदल में डूबने से बचाएगी। उसके लिए उसे चाहे जिस सीमा तक जाना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, अंजाम की फिक्र नहीं थी। दरवाजे की बेल बजते ही अनवर चौंक उठा, क्योंकि वो टीवी पर एक हॉट प्रोग्राम देखने में मस्त था। उसने अपनी छोटी बहन मंतशा को आवाज दी कि जाकर दरवाजे की हाल खबर ले ले। वो इतना मस्त प्रोग्राम बीच में छोड़ने के मूड में नहीं था, और वैसे भी वो किसी आलतू फालतू मेहमान नवाजी का शौकीन भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मंतशा उसके कमरे में आ गई। उसके हाथ में एक तोड़ा मोड़ा कागज का टुकड़ा था। भाईजान, दरवाजे पर तो कोई नहीं था, लेकिन खत नुमा कोई कागज आपके नाम का दरवाजे की हैंडल में फंसा गया है। ये सुनते ही बड़ी हैरानगी से अनवर ने वो कागज का टुकड़ा उसके हाथ से छीन लिया। अच्छा ठीक है, चल जा, तू अपने रूम में पढ़ाई कर। मंतशा के जाते ही उसने बड़े ही उतावलेपन से उस टुकड़े मुड़े कागजी खत को खोल के सीधा किया और एक ही सांस में पढ़ने लगा। प्यारे मजनू, अपनी फरहत से मिलने आज रात 7:30 बजे बनीला नदी के किनारे उसी के पुल पर मिलो। तुमसे जरूरी बात करनी है। बस इतना ही उसमें लिखा था। अनवर बहुत पशोपेश में पड़ गया। इतनी रात उस सुनसान इलाके में, वो भी अकेली लड़की साथ। फरहत पे कौन सा भूत सवार हो गया? ये क्या सूझी उसे? वो चाहती तो मुझे घर भी बुला सकती थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, लेकिन खत के नीचे फरहत का नाम पढ़कर वो बाग बाग हो रहा था। चलो इसी बहाने मौका अच्छा है। सुनसान जगह है, न जमाने का डर है, न मुसाफिरों का खौफ। शाम 6-7 बजे तक उस पुल पर आने जाने वालों की भीड़ भी लगभग खत्म ही हो जाती है। जम के रोमांस करेंगे और अंधेरे का फायदा भी उठाएंगे। ये ख्याल मन में आते ही अनवर के दिलो दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई।
अलसाया मुरझाया मन गदगद होकर बल्लियों उछलने लगा। पूरे शरीर में सनसनी दौड़ रही थी और आंखों में एक अतृप्त लालच, एक सुंदर सुकुमार नारी के देह सुख की आरज़ू भूख बनकर झिलमिलाने लगी थी। वो किसी भी हालत में ये नायाब मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। जैसे अनायास ही किसी भूखे के हाथ ढेर सारे पकवानों की थाली टकरा गई हो। वो आनन फानन में अपने को जैसे तैसे तैयार करने की होड़ में लग गया। कुछ देर बाद बिजली की फुर्ती से खुद को आईने में संवार कर किसी बाके छैला की तरह तैयार कर लिया और घर में किसी को कुछ भी बताए बगैर चुपचाप अपनी मदहोश मंजिल की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। उसने बाइक नहीं निकाली। वो बाइक से नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी प्राइवेसी में किसी तरह का खलल पड़े। आज वो किसी भी विरोधी हवा का सामना करने के मूड में नहीं था, इसलिए पैदल ही तेज कदमों से फरहत के बताए हुए मिलन स्थल की ओर चल पड़ा। उस सुनसान बियाबान में जहां अब रात का धुंधलका भी धीरे धीरे अपना चादर फैलाने लगा था। लोगों का आमदरफ्त लगभग थम सा गया था। अब अनवर उसी पुल पर रेलिंग के सहारे खड़ा होकर इधर उधर अपने उस खूबसूरत मेहमान के इंतजार में बेचैनी से लड़ रहा था। अचानक चंद लम्हों के बाद ही उसे अपनी ओर एक काला साया तेज कदमों से आता हुआ सा महसूस हुआ। उसका दिल खुशी और अनजाने सुख की ललक से ऐसे मचल उठा जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा अचानक सामने खिलौने की दुकान देखकर मचल उठता है। आ गई तुम? वाओ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये कहते हुए अनवर ने उसे झट से अपनी बाहों में भरने के लिए खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से छिटक के एक और रेलिंग से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। ठहरो जरा, सांस तो लेने दो, बहुत तेज चल के आई हूं, इतनी भी जल्दी क्या है? वो सर से पांव तक काले नकाब में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें भी रात के धुंधलके में साफ नहीं दिख रही थी। अनवर से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने लपक के उसका हाथ खींचा और सीने से लगाना चाहा, मगर उसने सख्ती से अपना हाथ छुड़ा लिया। ठहरो यार, थोड़ा धीरज धरो, मैं तो अब तुम्हारी होने वाली बेबी ही हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, उसने सख्त लहजे में कहा। तो अनवर हड़बड़ा गया क्योंकि इस वक्त उसे ये सब चीजें फालतू और नागवार महसूस हो रही थी। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने हामी भरी। क्या पूछना चाहती हो? तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? यकीनन, बहुत ज्यादा। कितना? कितने से क्या मतलब? इसका कोई तौलनाप होता है क्या? हाँ, होता है। रूह की तराजू पे जज्बात का हर वजन तुल जाता है, बशर्ते चीज खरी और वजनदार होनी चाहिए। ओह, तुम जो भी समझो, तुम्हें तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। दुनिया की हर शय तुम्हारे एवज में मेरे लिए बेकार और बेसूद है। अच्छा, तो ये सिर्फ तुम्हारी जुबान का नशा बोल रहा है या तुम्हारे रूह की आवाज है? सुन सको तो ये मेरी रूह की आवाज है। ओहो, तो मियाँ ऐसी आवाजें आज तक आपने कितनी लड़कियों को सुनाई है? मतलब? अनवर बौखला उठा, जैसे अचानक किसी ने उसके जख्म पर नश्तर मार दी हो। वो मुस्कुरा उठी, मगर उसका लहजा सख्त होता रहा। मतलब यह कि आपके कॉलेज की 10-12 लड़कियों को तो मैं भी जानती हूँ, जैसे रुखसाना, हाजरा, नैन्सी, सुमोना, किरण, सीमा वगैरह वगैरह। ये सुनते ही अनवर का जिस्म जैसे सर्द हो गया, आवाज भी जैसे बर्फ के पानी में डूब गई। वो बोलना चाहता तो था, लेकिन जुबान जैसे पथरा गई।
उसकी हालत देख के वो फिर मुस्कुराई। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया आपने? क्या जवाब दूं? तुम तो कॉलेज में मेरे साथ ही थी, तुम्हें तो सब पता ही होगा। लेकिन वो सब ऐसा वैसा कुछ नहीं था जैसा तुम सोचती हो। ऐसी कोई बात नहीं थी। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी वो बेहूदी सहेली तनुजा ने सिखा पढ़ा करके तुम्हें भेजा होगा। तुमने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। वो तुम्हारी खुशियों से जलती है, खार खाती है, इसलिए मेरे खिलाफ तुम्हें वो भड़काती रहती है। कहते कहते अनवर ने ऐसे मुंह बिगाड़ा जैसे मिठास में अचानक कहीं से कड़वाहट घुल गई हो। कुछ देर दोनों खामोश रहे, सर झुकाए रेलिंग से नीचे बहती हुई नदी के ठहराव को टटोलते रहे। सब कुछ जैसे अचानक थम सा गया था। लहरें, उमंगे, तरंगे सब जैसे अंधकार में डूब गई थी। फैसला भी अधूरा है अनवर, उसने धीरे से कहा। अनवर लाचार हो उठा। कैसा फैसला? तुम यहाँ रोमांस एंजॉय करने आई हो कि फैसला फैसला खेलने? नहीं, रोमांस एंजॉय तो जिंदगी का दूसरा पहलू है। पहले ये तो भरोसा कर लूं कि जिस जमीन पे मैं पौधा बिठाने जा रही हूँ कहीं वो बंजर तो नहीं। ओह, तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हें अपनी वफा साबित करनी होगी। वफा साबित करनी होगी? ये कौन सी साबित करने की चीज है? ये तो रूह और जज्बात के भरोसे और एतमाद का खेल है। उसका लहजा और सख्त हो गया। आवाज में एक ठहराव सी पैदा हो गई। ये खेल नहीं है मिस्टर, ये खुदाई नेमत है। इसे आप जैसे लोगों ने ही खेल बना रखा है। वो बिफर उठी। उसके भाव देखकर अनवर सहम गया। फिर भी अपनी झेप छुपाते हुए नकली मुस्कान लाकर बोला, चलो सरकार, आपकी जैसी मर्जी। मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूं। क्या चाहती हो? कैसे अपनी वफा साबित करूं? चलो कूद जाओ इस पुल से नदी में। व्हाट? ये क्या बकवास है? ये सुनते ही अनवर की जैसे गिग्गी बन गई, जैसे किसी ने मुंह पे घूंसा जड़ दिया हो। तुम पगला तो नहीं गई हो? इतनी ऊंचाई से इस भयानक नदी में कूदने पर मेरा क्या हश्र होगा? कुछ सोचा है तुमने? सोचा तो है, लेकिन कुछ नहीं होगा। सच्ची मोहब्बत की हिफाजत खुद खुदा करता है। अगर तुम्हारी वफा पाक और बेलौस होगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पर एक रेफ तक नहीं आएगी। उसने प्यार से अनवर के गाल पे एक थपकी सी दी। अनवर के माथे पर पसीना छलछलाया। वो तेजी से ठंडी आहें भरने लगा, जैसे लगा उसकी सांसें बढ़ गई हों। उसे तो अपने सामने आगे कुआं पीछे खाई नजर आने लगी थी। उसने धीरे से फिर हाथ पकड़ा। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हें अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं? उसने पूछा तो अनवर लड़खड़ाते स्वर में बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कूदो, इंतजार किस बात का? दो अपना इम्तिहान, लगा दो यहाँ छलांग। और कोई रास्ता नहीं है अपनी मोहब्बत को साबित करने का? नहीं, इस वक्त इससे अच्छा जरिया और कुछ भी नहीं। अगर अपने प्यार पर भरोसा है, जज्बों में ताकत है, तो फट से कूद जाओ, देर मत करो। अब तो अनवर की जैसे जान ही निकल गई थी। वो बदहवास से अपने हाथों को मल रहा था। उसकी हालत देखकर वो अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रही थी। देखो मियाँ मजनू, प्यार इसको नहीं, इसको कहते हैं। इसको कहते हैं प्यार। इसे कहते हैं खुदाई नेमत पर अटूट भरोसा। इतना कहकर वो बिजली की फुर्ती से अनवर को पीछे धकेल कर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। और इससे के पहले अनवर कुछ समझ पाता, वो पलक झपकते नदी में कूद। अल्लाह, ओ माय गॉड! ये कहकर अनवर सरफिरों की तरह रेलिंग के इर्द गिर्द दौड़ने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी हालत हारे हुए गरीब जुआरी की तरह हो रही थी। उसने बार बार रेलिंग से नीचे नदी की उछलती लहरों को टटोला, मगर उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। वो समझ गया
कि वो डूब कर मर गई। अब कहीं वो न फंस जाए, कहीं कानून उसे हत्या के इल्ज़ाम में फांसी पे न लटका दे। वहाँ कोई दूसरा गवाह भी तो नहीं। फरहत के अब्बू बहुत गुस्से वाले हैं, उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और तनुजा तो सब आफत की पुड़िया है। जैसे ही उसे पता चलेगा तो वो पक्का उसे फांसी पे चढ़वा के ही दम लेगी। इतना ख्याल आते ही अनवर के प्राण सूख गए। वो उल्टे पांव पागलों की तरह घर की ओर भागा। आनन फानन में बैगेज तैयार करके दुबई भागने की तैयारी करने लगा। घर वालों और दोस्तों ने बहुत पूछा, लेकिन बोला नहीं अम्मी, बहुत ज़रूरी है। दुबई से कंपनी के मालिक का ट्रंकाल आया है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, कहीं वीज़ा भी न रद्द हो जाए, इसलिए मुझे इसी वक्त जाना होगा। उसकी अम्मी ने ज़बरन रोकने की कोशिश की थी। अरे बेटा, कहाँ भागा जा रहा है, और इतनी जल्दी? तेरी शादी का क्या होगा? फरहत के घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अरे छोड़ो भी अम्मी, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, जब मूड होगा तब बताऊंगा। अरे बाप रे बाप, वो लड़की फरहत तो बिल्कुल पागल है, उसके साथ तो कतई शादी नहीं करूंगा। उसके घर वालों को बोल देना मेरे बस की बात नहीं, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ, उसके लिए कहीं अलग इंतजाम कर लें। ये सारा नज़ारा देखकर मंतशा के भी होश फाख्ता हो गए। वो दौड़ते हुए अपने रूम में गई और फरहत को फ़ोन लगाने लगी। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट होते ही उस तरफ से फरहत की आवाज़ पाकर एक ही सांस में बोल गई, अप्पी अप्पी अप्पी, भाईजान दुबई जा रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और जाते जाते आपकी मंगनी भी तोड़ गए हैं। बोल रहे थे मुझे ये शादी नहीं करनी, वो लड़की पागल है, बिल्कुल सरफिरी है। क्या? ये सुनते ही फरहत सन्नाटे में आ गई। वो अजीब कश्मकश में थी कि वो मुस्कुराए या मातम मनाए, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। वो कुछ न बोल सकी। उधर से मंतशा हेलो हेलो चिल्लाती रही। वो जीवा लिए बुत की तरह खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न खुशी के न गम के, बस आंखों में हैरानगी के बादल उमड़ घुमड़ कर शोर मचा रहे थे। तभी कमरे में पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनकर वो चौंक पड़ी, पलटी तो और भी सिटपटा उठी। कौन है? तो वो नकाब वाली लड़की पास आकर उससे लिपट गई और खुशी से खिलखिलाते हुए उसे गोद में जैसे उठा लिया। अरे छोड़, कौन है तू? कौन पागल है यार? इतना सुनते ही उस लड़की ने अपना नकाब पलट दिया। वो तो तनुजा थी। देखते ही वो हैरत पड़ गई। तनुजा, तू कहाँ गई थी इतनी रात और कहाँ से आ रही हो? और तूने ये नकाब क्यों पहन रखा है? और तू इस तरह से भीगी हुई क्यों है? एक ही सांस में फरहत उससे पूछती गई। तनुजा ने धम्म से उसे बिस्तर पर बिठा दिया और हाँफने लगी। अरे मेरी जान, जरा सब्र रख, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। पहले ये तू अपना नकाब पकड़ और जाके छत पर डाला, वरना अम्मी ने देख लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। कल दिन में ये सूख जाएंगे, जा फट से डाल के आ। ये कहते हुए तनुजा ने नकाब उतार कर उसे पकड़ा दिया और धम्म से खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। फरहत समझ गई कि कुछ न कुछ ये आज नया खुराफात करके आई है। वो नकाब उठाकर छत पे चली गई और थोड़ी देर बाद किचन से चाय लेकर पहुंची। अच्छा, ले चाय पी। और चाय पीते पीते अब सुना अपनी अलिफ लैला की कहानी। चाय खत्म होते होते तनुजा ने सारा किस्सा उसे चटखारे लेकर सुना डाला। अरे अल्लाह, कितनी शरीर है तू, ऐसी शरारत, इतनी खतरनाक शरारत। अरे सरफरी लड़की, तुझे पता है कि वो नदी कितनी गहरी और जानलेवा है? उफ, अहमक नामुराद, तू पुल से कूद गई, तुझे जरा भी डर नहीं लगा? फरहत के कान सुन्न हो गए थे जैसे। सब सुनकर उसने अपने माथा पकड़ लिया। कमबख्त मारी, अगर तू कहीं डूब जाती, तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? उसकी आवाज़ भीग गई, वो जैसे रुआंसी हो गई। लेकिन तनुजा के होठों पे मुस्कुराहट फैल गई। उसने प्यार से उसे सहलाते हुए कहा,
क्या करती मेरी जान, अब किसी अपने को डूबने से बचाने के लिए तो दरिया में कूदना ही था। वैसे मैं डूबने वाली नहीं थी, तुझे तो पता ही है, मैं कॉलेज के ज़माने की तैराक चैंपियन थी। ये सुनते ही दोनों खूब जी भर के खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। फरहत की आंखों में हंसते हंसते खुशी के आंसू छलक आए और उसने सुकून से तनुजा के सीने में अपना सिर छुपा लिया। तनुजा ने उसके सिर को सहलाते हुए धीरे से कहा, पगली, जिंदगी तो अपनी है, हम इसके फैसले दूसरों पर कैसे छोड़ दें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार और शुक्रिया। आपने ये कहानी सुनी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर जाहिर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल छाया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली खूबसूरत कहानियाँ, अफसाने आपसे रूबरू होते रहें।